प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन। तो आर्थिक विकास और नियोजन में भारत में नियोजन एवं सफलताएं और उसकी बाधाओं के बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन करवाया था और आने वाले वीडियो में हम इस पाठ के समस्त क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार आप इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, भारत में नियोजन और सफलता और बाधाएं। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। तो कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। और नियोजन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। इस अवधि में देश का औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ हुआ, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। भारत में नियोजन के प्रमुख सफलताएं निम्नलिखित है। नियोजन की सफलता मतलब भारत सफल हुआ किस कारणों से? देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। भारत की राष्ट्रीय आय 1950 और 51 में वर्तमान कीमतों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2005 और 6 में बढ़कर के 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय इस अवधि में 255 रुपए बढ़कर के 25,716 रुपए हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर आता है बचत और विनियोग दर में वृद्धि। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को विनियोजित किया मतलब उत्पादन कार्य में भी लगाया गया है। जो राष्ट्र की आय है उसका कुछ भाग उत्पादन कार्यों में भी लगाया गया। इसके लिए प्रत्येक योजना में बचत का विनियोजन के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें लगभग प्राप्त भी कर लिया गया है। 1950-51 में सकल बचत विनियोग दरें और सकल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 8.9 और 8.7% थी, जो बढ़कर के 2005 और 6 में क्रमशः 32.4 और 33.8% हो गई है। इसी प्रकार हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में विकास। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1950 और 51 में 508 लाख टन था, वह बढ़कर के 2005 और 6 में 2083 लाख टन हो गया है। इस काल में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत बीजों, रासायनिक खाद्यान्न और कीटनाशक दवाओं और सिंचाई सुविधाओं आदि को अपनाया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधारित संरचना का भी विकास हुआ है। फिर हम देखते हैं कि औद्योगिकरण। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश बना हुआ है और औद्योगिकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि भारत के निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का योगदान क्रमशः बढ़ा है। और नियोजन के दौरान देश में लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग और रसायन और सीमेंट आदि आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सन 1950 और 51 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 5 उद्योग थे, जिनकी संख्या 2006 में बढ़कर के 242 हो गई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि। नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन जो 1950 और 51 में 5.1 अरब किलोवाट था, जो 2005 और 6 में 623.2 अरब किलोवाट हो चुका है। योजना काल में देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उपयोग में भी वृद्धि हुई है।
50 और 51 में प्रति व्यक्ति विद्युत 2.4 किलोवाट की खपत थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 83.6 किलोवाट हो गई है। इस प्रकार मार्च 2005 के अंत तक देश के 85% गाँव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। परिवहन एवं संचार में भी वृद्धि, परिवहन और संचार में भी अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई। 50 और 51 में देश में 53.5 हजार किलोमीटर रेल मार्ग थे। 1905 और 6 में ये बढ़कर के 63.3 हजार किलोमीटर हो गए हैं। इसी प्रकार से 1950 और 51 सड़कों की लंबाई 4.00 लाख किलोमीटर थी, जबकि आज इसकी लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार जल विद्युत और वायु परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। यहाँ तक संचार क्षेत्र का प्रश्न है। 1950 और 51 में देश में लगभग 36,000 डाकघर थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर के 1,55,516 हो चुकी है। तो डाकघरों की संख्या कितनी हो गई है? 1,55,516 हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। योजनाओं के प्रारंभ होने के समय 27 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या 389 हो गई है। 1950 और 51 में देश के साक्षरता दर 16.6% थी। 2001 में बढ़कर के यह 64.8% हो गई। इसी प्रकार देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1950 और 51 में 2.3 लाख थी, जो आज बढ़कर के 7.10 लाख से भी अधिक हो गई है। 1950 और 51 में 6 से 11 वर्ष तक की उम्र में 42.6% बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 98.31 हो चुकी है। 1950 और 51 में 11 से 14 वर्ष की उम्र में 12.7% बच्चे पढ़ने जाते थे, जिनका प्रतिशत आज बढ़कर के 62.49% हो गया है। और 1950 और 51 में 578 स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या 46,796 हो चुकी है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में भी योजना अवधि में विशेष प्रगति हुई। 1950-51 में अस्पतालों की कुल संख्या 9209 थी, जो बढ़कर के 2005 में 27,770 लाख हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत जीवन काल जो 1950 और 51 में 32.1 वर्ष था, जो आज बढ़कर के 65.5 वर्ष हो चुकी। बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति, नियोजन काल में देश में बैंकिंग सेवा का काफी विस्तार हुआ है। दिसंबर 1951 में देश में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या 2647 थी, जो 30 जून 2006 के अंत तक बढ़कर के 69,616 हो चुकी है। निर्यात और आयात में वृद्धि, नियोजन काल में देश के आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1950 और 51 में आयात और निर्यात क्रमशः 608 और 606 करोड़ रुपए के थे, जो 2005 और 6 में बढ़कर के क्रमशः 6,60,409 और 4,56,418 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार से निर्यात और आयात में भी वृद्धि हुई है। भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं, अभी तक हमने सफलताओं के बारे में जाना, अब देखते हैं हम असफलताएं। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में नियोजन असफल रहा है। भारत में नियोजन की असफलताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय में धीमी गति से वृद्धि, भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। क्षेत्रीय असंतुलन, नियोजन के फलस्वरूप देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार आदि राज्य पिछड़े हुए हैं, और जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब, हरियाणा आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित क्षेत्र में हैं, विकसित श्रेणी में हैं।
मूल्य वृद्धि, नियोजन अवधि में मूल्य में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर बढ़कर के दिसंबर 2006 में 207.9 हो गया। अनुमान यह है कि नियोजन अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुनी से भी अधिक की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी में वृद्धि, आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन यह हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, लेकिन आज 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आय और धन में असमानता, आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धन के केंद्रीकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति अधिक धनी बनता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता, देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 242 है, जिनमें से अनेक उपक्रम हानि में चल रहे हैं। अतः सार्वजनिक उद्यम आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा गरीबों के प्रतिशत में भी कमी आई है, लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्था निर्धनता और बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन आदि से जकड़ी हुई है। अतः अगली योजनाओं में इन समस्याओं के समाधान करने के लिए दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं इंडिया विजन 2020। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंडिया विजन 2020 को समझाइए। तो देखिए, भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2000 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया था। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली और पूर्णतः स्वस्थ और अधिक औसत आयु वाली होगी। यही इंडिया विजन 2020 है, जो कि एक दस्तावेज है और जिसमें 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए लिखा गया था और भारत की संपूर्ण जनसंख्या खुशहाल जीवन यापन करने के लिए कहा गया है। ये इंडिया विजन 2020 है। अब हम देखते हैं नीति आयोग, जो योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके इसको क्या किया गया है, नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यह आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीति, दीर्घकालीन नीतियां और कार्यक्रम को तैयार करने हेतु केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता और सलाह भी प्रदान करता है। इस प्रकार से नीति आयोग हुआ। इस प्रकार से हमने इस पार्ट का अध्ययन किया और आने वाले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करेंगे। आप उन क्वेश्चन आंसरों का जो अध्ययन करवाएंगे, आप उनको नोट कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका तैयार कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।